स्कैबीज एक फर्द से दूसरे फर्द में ट्रांसफ़र होने वाली बीमारी है और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जो तेज़ी से फैलती है। इसमें आपको एहतियात की ज़रूरत है। हाइजेनिकली आपको अपनी ड्रेसिंग का, अपने बेड का, बिस्तर का, कमरे का जो मॉइस्चर है वो अच्छा और साफ़ सुथरा रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम होम्योपैथ और सामीन को अपने चैनल नज़ीर चांद होम्योपैथिक इन्फोटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में स्कैबीज़ यानी ख़ारिश पर बात होगी और आपको बताएंगे कि स्कैबीज़ की वजूहात, अलामात, परहेज़ और इलाज के बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरे होम्योपैथ के साथ शेयर करें। जैसे अभी शुरू में बात की कि आज जो हम ख़ारिश पर बात करेंगे ये कॉमनली बहुत आम है, क्योंकि पाकिस्तान में 4 मौसम पाए जाते हैं। जहाँ इनके फ़ायदे हैं वहाँ इनके नुकसान भी हैं। हमारे मुल्क में मौसम सरमा के आते ही कुछ बीमारियों में इजाफा देखा जाता है। ये बीमारियाँ क्या हैं, इनमें से किन चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत है, और इनमें से सर्दियों की जो सीज़न में से एक बीमारी जो जन्म लेती है वो स्कैबीज़ है, यानी ख़ारिश की बीमारी जो मौसम सरमा में अक्सर लोगों को होती है और जो कि एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में बआसानी ट्रांसफ़र हो जाती है। इस बीमारी में मरीज़ को शदीद ख़ारिश होती है। ये एक जरासीमी ख़ारिश है। इस ख़ारिश को खुजाने के साथ जल्द पर ज़ख़म भी बन जाते हैं और खून भी निकल आता है और ज़ख़्मों में जलन और दर्द, सोजिश भी होती है। ये बीमारी सिर्फ सर्दियों में नहीं बल्कि पूरे साल भी रह सकती है। जैसे बताया अभी मैंने जिक्र किया है कि ये ख़ारिश सर्दियों में शुरू होती है, इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये पूरा साल भी रह सकती है। और आगे मैं बताऊंगा जो बच्चे बोर्डिंग में रहते हैं या जो वर्कर कैंपस के अंदर रहते हैं, वो गर्मी और सर्दी में जो एहतियात नहीं करते, सफाई का एहतियात नहीं करते, ख्याल नहीं रखते, उनको भी स्कैबीज़ होती है। मैं आगे उसका मज़ीद आपको तफ़सीलन बताऊंगा। ज़ख्मों में जलन, दर्द, सोजिश भी होती है। ये बीमारी सिर्फ सर्दी में नहीं बल्कि पूरा साल भी रह सकती है और बहुत ज़्यादा कॉमन होती है जहाँ पर सफाई का अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता है। जैसे गीले कपड़े इकट्ठे रख देते हैं, धोने के बाद जब इकट्ठे रख दिए जाते हैं काफ़ी देर तक और ये प्रॉपरली खुश्क नहीं होते, और हमारे रोज़ाना इस्तेमाल होने वाला टावल जो जिस्म साफ़ करने के बाद गीला रह जाता है और वहीं कमरे में पड़ा रहने से उसमें जरासीम बढ़ जाते हैं। इन जरासीम की वजह से आपके पूरे जिस्म में ख़ारिश शुरू हो जाती है और उसकी ख़ास जगह उंगलियों के दरमियान, हाथों में और पाँव में मौजूद लाइंस के दरमियान ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। ये इन हिस्सों के अंदर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। मरीज़ यूं यूं करके खुजाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजाने से ज़ख़म बन जाते हैं और ज़ख़म जो है ना उसमें से ब्लीडिंग भी होती है, फिर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, उसके साथ उनको पेन, बर्निंग भी होता है। जब वो खुश्क होते हैं तो उसके ऊपर एक छिलका सा बन जाता है, उस छिलके को स्केलिंग कहते हैं। और इस मर्ज़ में सिर्फ एक फ़र्द का इलाज नहीं होता है। जब ये ख़ारिश की जो बीमारी शुरू होती है इसमें एक फ़र्द का इलाज नहीं है। जैसे बच्चा है, उसको ख़ारिश हुई तो उसके साथ साथ उसकी वालिदा को भी हो सकती है। वो अपने बहन भाइयों के साथ सोता है तो उस बहन भाइयों को भी हो सकती है। इसलिए ये जो इसका जो इलाज होगा वो टोटली फैमिली का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। एक का इलाज कर दिया, वो अभी ठीक नहीं हुआ, उस साथ दूसरे को हल्की सी शुरू हुई तो वो उससे आगे ट्रांसफ़र, ये फ़ौरन से पहले ट्रांसफ़र हो जाती है, आगे माइग्रेट करती है। तो इसलिए इसकी सबसे पहले क्या करना है, हमने टोटल फैमिली का इलाज करना है। आगे घर के अंदर एहतियात किस चीज़ की करनी चाहिए, घर की तमाम बेडशीट, लिहाफ, तौलिए, उनको प्रॉपरली हाइजेनिकली जो है ना जी धोना है और उसके बाद धूप लगाना भी बहुत ज़रूरी है। स्कैबीज़ यानी ये जो स्कैबीज़ की जो बीमारी है ये एलर्जी नहीं है, ये एक ख़ास जरासीम यानी बैक्टीरिया है। ये जरासीम अंडे देता है। जब अंडे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं तो फिर पूरे जिस्म में फैल जाती है। थोड़े अंडे होंगे, थोड़ी मुतासरा हिस्सा मुतासर होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बेएहतियाती होगी तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है और फ़ौरन से पहले ये ट्रांसफ़र हो जाती है। और ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखते, सर्दियों में रेगुलर शावर नहीं लेते और पानी ना होने की वजह से या ठंडे पानी होने की वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। ठंडे पानी की वजह से नहाते नहीं है कई कई दिन। आगे मैं बताऊंगा मेडिसिन के कौन कौन सी मेडिसिन में है जिसमें ना नहाने की वजह से उनको तकलीफ़ होती है।
یہ مرض ایک فرد سے دوسرے مرض میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اگر کسی گھر کا ایک فرد کا علاج شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بیماری ختم کرنے کے لیے پوری فیملی کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں اس کی علامات پہلے ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، خاص کر رات کے وقت شدید خارش اور جلن ہوتی ہے، اور اس کی جو مخصوص جگہیں ہیں ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، انڈر آرم، انڈر لیگز، انڈر نی یعنی بغلوں میں، اور یہ ہمارے یہ گھٹنوں کا جو ایریا ہے اس کے اندر یہ جو ہے نا بہت زیادہ ان میں کٹس ہوتے ہیں، اس کٹس کے اندر جو ہے نا یہ بیکٹیریا گروتھ کرتا ہے، اور اس کی جو گروتھنگ ایوریج ہے بہت کثرت سے ہے۔ ایک دفعہ ہو جائے جو فیٹی حضرات ہیں ان میں تو یہ بیماری جو ہے نا جی بہت زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے، کیونکہ موٹاپا ہونے کی وجہ سے ان کے کٹس جو ہے نا وہ اچھی طرح صاف نہیں ہوتے، صفائی کا خیال نہیں کیا جاتا، بغلوں کے اندر، یہ جھانگیا کے اندر، یہ ادھر ٹانگوں میں اور دائیں بائیں جو حصوں میں جب صفائی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے بیکٹیریا پیدا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا، ان کو خارش کی بیماری شروع ہو جائے گی۔ تو جہاں یہ سارے ایریے ہیں ان کو اچھی طرح صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے مریض آ کر پوچھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ڈیٹول کے ساتھ یہ مرتے ہیں، یہ ڈیٹول سے نہیں مرتے ہیں، یہ اس کا ایک خاص ٹمپریچر ہے، اس ٹمپریچر پہ جا کر مرتے ہیں۔ سردیوں میں کوشش کی جائے خارش والے مریض کو کہ وہ جو شاور لیں، نہائیں تو گرم پانی سے نہائیں، جسم کو صاف کر تولیے کو فوراً دھوپ میں رکھیں، اپنے کپڑوں کو، پھر میں آگے پوری اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ تو اس جراثیم مارنے کے لیے اسپیسیفک جو ہیٹ ہے وہ ہیٹ جو ہے نا جی اس کو دینی پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ کپڑوں کو دھوپ لگوانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کم از کم 24 سے 48 گھنٹے تک دھوپ جو ہے نا وہ لازمی لگے، اور سردی میں یہ مشکل ہے، اور اس خارش والے مریض کو بھی چاہیے کہ وہ دھوپ کے اندر کچھ دیر بیٹھے، اور جو چھوٹے بچوں کو خارش ہو جاتی ہے ان کو دھوپ کے اندر ان کو بھی لٹایا جائے، اور موسم کا لحاظ رکھیں، جیسے دھوپ اچھی ہو تو ہلکی پھلکی سے اس کو دھوپ لگائیں۔ کپڑوں کو بہت زیادہ جو ہے نا جی اس کو جو ہے نا جی 24 سے 48 گھنٹے مثلا کہ 2 دن تک دھوپ اچھی لگنی چاہیے۔ اور موسم سرد ہونے کی وجہ سے اگر ہم اس کی بدولت اپنے کپڑوں کو گرم پانی میں ڈال دیں یا دھو لیں تو بہتر ہوگا، اور اس گرم پانی سے جراثیم مر سکتے ہیں یا کم ہو سکتے ہیں۔ اور جب آپ کپڑے استری کریں تو سیدھا استری کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو الٹا بھی استری کریں۔ ایک تو یہ ہمارے سیدھے کپڑے ہوتے ہیں، پھر یہ جو اندر کف ہوتے ہیں، یہ اندر کی جو سلائی ہے سلواروں کی، قمیض کی، جو حضرات یہ کپڑے پہنتے ہیں انڈر گارمنٹس ہیں، ان کو بھی اچھی طرح جو ہے نا جی استری کر لیا جائے، ان کے جراثیم جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا مر جائیں گے۔ جب تک آپ ہائیجینکلی اپنے اندر باڈی کو صاف ستھرا نہیں رکھیں گے، کپڑوں کو صاف ستھرا نہیں رکھیں گے، اپنے بسترے کو صاف ستھرا نہیں رکھیں گے، رضائی کو، لحاف کو، بیڈ شیٹس کو، تولیوں کو، ٹاول کو، اور روزمرہ جو استعمال ہونے والے کپڑوں کو، رومال کو، ان کو اچھی طرح صاف نہیں کریں گے تو یہ بیماری نہیں جاتی۔ جہاں بھی جب یہ شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے بہت تگدو کرنی پڑتی ہے، مریض جو ہے نا جی بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا پراپرلی جو ہے نا اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور پوری فیملی کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ ٹریٹمنٹ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک یہ بیکٹیریا مکمل کل نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ آپ محسوس کریں کہ اب مجھے خارش نہیں ہو رہی، ٹریٹمنٹ لینے کے بعد دیکھیں خارش ختم ہوگی تو فوراً سے پہلے ٹریٹمنٹ ختم نہیں کرنا، آپ نے 8-10 دن مزید دوائی کھانی ہے۔ پھر احتیاط جو ہے یہ آپ نے مسلسل رکھنی ہے، کپڑے صاف ستھرے رکھنے ہیں، نہانا ڈیلی وائز ہے، ڈیلی نہیں نہاتے ہیں دوسرے دن نہائیں، شیمپو صابن اچھا استعمال کریں، لوکلی چیزیں نہ استعمال کریں، اور جب آپ سمجھیں کہ اب میں مکمل ریکور ہو چکا ہوں تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ بند ہونا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ ایک اور کچھ اور چیزیں بھی میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک جو کسی جگہ پر متاثرہ مریض خارش کا ہو اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جیسے ہمارے بورڈنگ اسکولوں کے اندر ہے، ہاسٹل میں جو رہنے والے بچے ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا مدارس میں بچے بچیاں اکٹھے ایک ہی کمرے میں جو سوتے ہیں، تو ان میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کپڑے شیئر نہ کریں، اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ جن کی تو لانڈری میں جاتے ہیں وہ تو اچھی بات ہے، جو خود دھوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح دھوپ میں جو ہے نا سکھائیں، پھر ان کو استری بھی کریں، اور جہاں استری کی سہولت نہیں ہے، ان کو خارش کی بیماری ہے، تو پھر وہ اپنی لانڈری سے کپڑوں کی استری کروائیں۔
जब इन चीज़ों से एहतियात रखेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल इस बीमारी से ख़ात्मा हो सकता है। इसके अलावा जो फैमिली हैं, बड़ी फैमिली हैं, वो एक कमरे में माँ बाप बच्चे सारे रहते हैं, उनमें भी किसी एक फ़र्द के अंदर ये खारिश आ गई तो उनमें भी सारे हाइजीनिकली जो है ना सारे निज़ाम को यूनिक करें, साफ़ सुथरा रखें। उन तमाम अफराद को जो है ना जी इलाज प्रॉपरली होना चाहिए, जिसमें से उनका जो एंटी एलर्जी मेडिसिन भी होगी, साथ साथ एंटीबायोटिक भी दिया जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन जो है ना जी ज़ख़म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये एलोपैथिक के अंदर वो एंटी एलर्जी मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, वो देते रहते हैं। उससे क्या होता है, सिर्फ खारिश रुकती है, बैक्टीरिया नहीं ख़त्म होता। बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए हमारे पास होम्योपैथिक के अंदर बहुत एंटी एलर्जी और जो है ना एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो एंटी इन्फ्लेमेशन भी है, जहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो है ना जी ज़ख़म हो जाए, रैश हो जाए, ठीक है ना जी, जिसमें शिद्दत से जो ख़ारिश होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही दिनों के अंदर वो ख़ारिश ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ये साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। एलोपैथिक की तरह 2-4 दिन गोली खाई, अफाका हुआ, फिर आ गई, फिर खाई, कई सालों से लोग लेके फिर रहे हैं। हमारे पास होम्योपैथिक का जब ट्रीटमेंट लेने आते हैं, जब हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको एंटी एलर्जी मेडिसिन भी देते हैं, एंटी सेप्टिक मेडिसिन भी होती है, एंटीबायोटिक भी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। तो जो इसमें प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है। अब आपको थोड़ा सा और बता दूं कि इसके अंदर जो डाइट का जो निज़ाम है, खुराक का निज़ाम है, वो परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट के साथ। जिसमें ख़ारिश के साथ मरीज़ अक्सर आकर बताते हैं कि मुझे ख़ारिश जो है ना जी दिन में अपना क्या कहते हैं अंडा खाने से भी होती है, गोश्त खाने से भी होती है, तेज़ मिर्च मसाला। ख़ारिश तो ऑलरेडी रह रही है, मगर उसकी जो एग्रेवेशन ज़्यादती होती है वो अंडा से भी ज़्यादती होती है, गोश्त से ज़्यादती होती है, तेज़ मिर्च मसाला जात से होती है, गर्म अशिया से होती है, यखनी सूप से ये ख़ारिश मज़ीद बढ़ती है। इलाज के दौरान जब इलाज हो रहा हो उसके दौरान जितनी भी चीज़ों का मैंने जो ज़िक्र किया है, इनका मुकम्मल परहेज़ बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आखिर में मैं आपको बता दूं, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा, और इसके साथ जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो, ऑयली स्किन वालों की बात नहीं, जिनकी ड्राई खुश्क स्किन हो, उसकी वजह से जो है ना जी जरासीम जिल्द के अंदर रह जाते हैं, जिनके स्किन फिर उनकी क्योंकि सफाई नहीं होती, उसके अंदर रैशेज़ ज़्यादा आ जाती हैं। तो वो उन रैशेज़ को ठीक करने के लिए क्या करें, हमारा इसका कैलेंडोला जो है ना जी लोशन है, उस कैलेंडोला लोशन का इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा, उनकी स्किन नरम रहेगी और जो मज़ीद उसमें रैशेज़ नहीं आएगी। वो आगे मैं कैलेंडोला और जो है इकिनेशिया और वो भी मैं आपको लोशन का और क्रीम का और ऑइंटमेंट का बताऊंगा लास्ट पे इंशाल्लाह मेडिसिन के हवाले से। आप इसको भी साथ साथ जारी रखें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।